हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत एंड वेलकम बैक टू CUET बाय अड्डा 24/7। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 एरा को हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर को हम लोग इसी एक वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो जो है आपका वन शॉट वीडियो है और पूरा चैप्टर इसी में ही फिनिश हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। ये वीडियो आपके बोर्ड्स एज वेल एज आपके CUET दोनों ही एग्जाम्स को टारगेट करते हुए बनाया गया है, तो ये दोनों में ही हेल्पफुल होगा स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 1950 टू 1990 एरा में हमारी जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करें। इकोनॉमिक सिस्टम का मीनिंग समझ लेते हैं, देन हम लोग देखेंगे कि इंडिया ने कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया। इकोनॉमिक सिस्टम इज एन अरेंजमेंट बाय दी विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स तीन है: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। इन तीनों जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन कैसे करना है, किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, यही क्या था, इकोनॉमिक सिस्टम था। तो उस टाइम हमारी कंट्री न्यू न्यू क्या हुई थी, हमारी कंट्री न्यू न्यू जो है इंडिपेंडेंट हुई थी। तो हमारी कंट्री के सामने सबसे बड़ा जो मुद्दा ये था कि हमारी कंट्री कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करे। उस टाइम दो ही इकोनॉमिक सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। फर्स्ट इज सोशलिस्ट सिस्टम, सेकेंड वन कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता था, जितना भी प्रोडक्शन करना है, यानी क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे होगा और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सब का सब डिसीजन कौन से बेसिस पे होता था, मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे, यानी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, जिसमें गवर्नमेंट का रोल ना के बराबर था। गवर्नमेंट कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करती थी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन या इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो सबकी सब प्राइवेट सेक्टर ही कंट्रोल करेगा। चाहे प्रोडक्शन का क्या ओनरशिप है, प्रोडक्शन कैसे कंट्रोल करना है, प्रोडक्शन को कैसे ऑपरेट करना है, एज वेल एज यहाँ पे ये जो इकोनॉमी थी इसका मेन मोटिव क्या था, यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना। जब प्राइवेट सेक्टर किसी भी इकोनॉमी को चलाएगा तो उसका मेन मोटिव यही रहेगा कि प्रॉफिट अर्न करना। वहीं गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है वेलफेयर को अर्न करना है स्टूडेंट। यहाँ की जो सेंट्रल प्रॉब्लम थी, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस, सॉल्व होती थी मार्केट फोर्स पे, यानी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। अब किस तरह से होती थी, व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन होगा, उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन होगा जिसकी मार्केट में डिमांड है, चाहे वो इंडियन मार्केट यानी डोमेस्टिक मार्केट हो, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो। ठीक है, कौन से गुड्स का प्रोडक्शन होगा, जिनकी डिमांड हो, इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में। ठीक है, तो उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन होगा। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, कौन किस तरह से प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन की दो टेक्निक्स है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। तो प्राइवेट फर्म को जिसमें भी क्या हो, फायदा हो, जिसमें कॉस्ट कम लगे, जिसमें एक्सपेंडिचर कम हो, वो उसको यूज करती थी, चाहे वो कैपिटल इंटेंसिव हो चाहे वो लेबर इंटेंसिव हो। होम टू प्रोड्यूस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा गुड्स का, है ना, गुड्स को कौन लेगा, कौन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जिसकी परचेजिंग पावर है ना, जिसने डिमांड करी है, जिसकी परचेजिंग पावर है, जो खरीद सकता है, उसको क्या दिया जाएगा, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। इसमें सारे के सारे जो लोग हैं उनकी नीड फुलफिल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि भाई इकोनॉमी में सारे लोग अमीर हो या सारे लोगों के पास परचेजिंग पावर हो ये जरूरी भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी थे तो उस टाइम बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते थे, या पोवर्टी से बिलो पोवर्टी लाइन में बहुत ज्यादा लोग थे। तो ये वाला इकोनॉमिक सिस्टम एडॉप्ट करना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी। सो सेकंड ऑप्शन था कि सोशलिस्ट पैटर्न को हम लोग अडॉप्ट करें, यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी बने। इस पैटर्न को अडॉप्ट करने के लिए उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जी जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यही कहा कि हम लोग सोशलिस्ट पैटर्न को अडॉप्ट करेंगे। सोशलिस्ट पैटर्न का मतलब है कि इकोनॉमी के जितने भी डिसीजन है, यानी ओनरशिप, प्रोडक्शन की ओनरशिप क्या होगी, ऑपरेट कौन करेगा, ये सब का सब गवर्नमेंट अपने हैंड में लेगी, यानी सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। ठीक है, इसमें इकोनॉमी की जो तीनों की तीनों प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी, वो गवर्नमेंट ही सॉल्व करेगी, लोगों की नीड या गवर्नमेंट इकोनॉमी के वेलफेयर के हिसाब से क्या करेगी, उसको सॉल्व करेगी। ओके, अब इकोनॉमी की तीनों प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस, कैसे इनको टारगेट किया गया सोशलिस्ट इकोनॉमी में,
गवर्नमेंट क्या करेगी, उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन करेगी जिनकी इकोनॉमी में एक्चुअल में नीड है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड्स हो गए, है ना, इन्हीं का ही प्रोडक्शन करेगी। डिमांड के बेसिस पे नहीं, नीड के बेसिस पे प्रोडक्शन होगा। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन होगा, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, उसके हिसाब से ही क्या करा जाए, प्रोडक्शन करा जाए। होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन होगा, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कैसे होगा बेटा, जो कि क्या कर सके, लोगों को वेलफेयर दे सके, लोगों की नीड को मीट करने के लिए, लोगों की नीड को कंप्लीट करने के लिए उन लोगों को भी क्या करा जाएगा, उन लोगों को भी प्रोडक्शन का फायदा दिया जाएगा। यानी सारे के सारे जो लोग हैं उन सबको ध्यान में रखकर डिस्ट्रीब्यूशन करा जाएगा गुड्स का, है ना। इस बेसिस पे नहीं कि लोग अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, परचेज कर सकते हैं नहीं कर सकते, नहीं। जैसे कि अगर हेल्थ की बात करें तो सबको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सबको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना, यानी सारी की सारी पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर ये डिसीजन लिया जाता था। ओके, बट इसमें भी क्या था कि इसमें भी कुछ कमियां थी। तो गवर्नमेंट ने एक मिड का वे निकाला कि ना तो हम लोग पूरे कैपिटलिस्ट बनते हैं, ना ही पूरे सोशलिस्ट बनते हैं, हम लोग चलते हैं मिड में। यानी कि हम लोग एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करेंगे जिसमें दोनों के ही फीचर हो, यानी जिसमें गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों ही हाथ मिलाकर क्या करे, काम करे स्टूडेंट। अ मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच अ पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर आर अलाउड their respective role of solving a central problem of the economy। दोनों ही मिलकर इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस के तीनों जो प्रॉब्लम्स है वो दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। जहां तक प्राइवेट सेक्टर जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, उन सबको प्राइवेट सेक्टर ने प्रोवाइड करा है, यानी जिनके पास परचेजिंग पावर है, जो डिमांड कर सकते हैं, उन सबको गुड्स और सर्विसेज कौन अवेलेबल करवाएगा, प्राइवेट सेक्टर अवेलेबल करवाएगा। बट जो लोग इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी परचेजिंग पावर नहीं है, उन सबको गुड्स अवेलेबल करवाने का जो काम है वो कौन करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, गवर्नमेंट करेगी स्टूडेंट। ठीक है, जैसे जैसे एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन में देखोगे, प्राइवेट स्कूल्स भी मिलेंगी आपको जहां पे ज्यादा क्या ली जाती है, आपसे फीस ली जाती है। वहीं आपको गवर्नमेंट स्कूल्स भी दिखेगी जहां पे बहुत ही कम फीस में क्या होता है, बच्चों का एडमिशन होता है, बच्चों की एजुकेशन दी जाती है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। नेक्स्ट बात करते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोग चलाने लग गए। नेक्स्ट था कि इकोनॉमिक प्लानिंग, एक और रिवोल्यूशनरी चेंज जिसने हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ और डेवलपमेंट के पाथ की तरफ मोड़ा स्टूडेंट। नेक्स्ट था इकोनॉमिक प्लानिंग। अब जरूरी था कि भाई जो बैकवर्ड इकोनॉमी हमारे लिए छोड़ के गए ब्रिटिशर्स, इसको ग्रोइंग इकोनॉमी बनाना है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है। इसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो प्लानिंग का मतलब क्या है, for the development of Indian economy it necessary for the government to plan for the economy known as a economic planning। इकोनॉमिक प्लानिंग में इकोनॉमी के जो मेजर डिसीजन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस के जो मेजर डिसीजन है, ये कैसे लिए जाएंगे, ये अथॉरिटीज लेगी, है ना, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज लेगी। पर ये किस बेसिस पे लेगी, ये लेगी इकोनॉमी का पूरा सर्वे करके कि भाई हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेस क्या क्या अवेलेबल है, फिजिकल रिसोर्सेस, कैपिटल रिसोर्सेस क्या क्या अवेलेबल है, उनका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे उनको क्या कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं बेटा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइन अ लीडिंग रोल ऑफ अ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों ने पब्लिक सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट के अंडर में जो सेक्टर्स थे उनको लीडिंग रोल प्रोवाइड किया, एज वेल एज प्लान्स ने क्या करा, प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज करने की कोशिश करेगी, आप भी आगे आओ और प्लान का पार्टिसिपेशन करो। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अब प्लान को बनाएगा कौन, है ना, भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई तो ऐसा डिपार्टमेंट हो, कोई तो ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो कि प्लानिंग करे। तो इसके लिए 1950 में प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुआ, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था बेटा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो था 1951 से लेकर 1956। अब प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता था वो कौन होता था, प्राइम मिनिस्टर। यानी गवर्नमेंट अगर चेंज हो रही है, पर चेंज हो रही है, पर हर बार जब अगर नया प्राइम मिनिस्टर है तो वो क्या होगा, वो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बनेगा। ठीक है, अच्छा ये जो प्लानिंग कमीशन है इसका मेन पर्पस क्या था, कि ह्यूमन और फिजिकल कैपिटल को क्या करना, केयरफुली एक्सेस करना,
और कंट्री के उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करना है, प्लान को प्रिपेयर करना, ताकि इन रिसोर्सेज का क्या कर सके, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सके स्टूडेंट, है ना। इस तरह से प्लान का जो प्रोस्पेक्ट है वो रेडी होता था, ठीक है। और उस टाइम प्लान्स की जो ईयर्स थे वो फिक्स करे गए, दैट इज अ 5 ईयर प्लान। ओके, अब 5 ईयर प्लान्स के गोल्स क्या क्या थे वो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हर एक 5 ईयर प्लान का अपना एक ऑब्जेक्टिव था जो कि अचीव करना है, बट हर 5 ईयर प्लान में इन 4 गोल्स को अचीव करने का टारगेट रखा गया था बेटा। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जेम्स, खाने वाली जेम्स नहीं। ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल सेल्फ रिलायंस का मोटिव था, जो कि हमें हर 5 ईयर प्लान में अचीव करना था। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ग्रोथ का मोटिव क्या, क्यों लेके आई थी गवर्नमेंट? ग्रोथ का मोटिव इसलिए लेके आई थी कि अगर हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने का मतलब है कि जीडीपी बढ़ना। अब जीडीपी कैसे बढ़ेगी? जब इंडिया में ज्यादातर लोग क्या करेंगे भाई, प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे गुड्स और सर्विसेज का। जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा तो ग्रोथ होगी, और जब ग्रोथ होगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। नेशनल इनकम बढ़ने के साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। तो इस बेसिस पे जो कंट्री की जो हमारी कैपेसिटी है आउटपुट की वो भी बढ़ेगी, एज वेल एज हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होगा बेटा। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन अ कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, ठीक है। जो हमारी कंट्री के गुड्स और सर्विसेज है उनकी कैपेसिटी को इंप्रूव करना। ग्रोथ का मतलब है कि एक तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना है, यानी गुड्स और सर्विसेज की कैपेसिटी को बढ़ाना है। दूसरा है कि जो हमारी सपोर्ट सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको भी बढ़ावा देना है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग सर्विसेज है, इनको भी बढ़ाना देना है, ठीक है। और इनसे क्या होगा, इनसे हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो इंक्रीज होगी, और जीडीपी इंक्रीज होने से हमारी कंट्री का कंटिन्यूसली ग्रोथ होगा स्टूडेंट। सेकंड जो मोटिव था, दैट इज अ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि अगर हम लोग इन सारी चीजों को अडॉप्ट करेंगे तो हम लोगों का ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो मॉडर्नाइजेशन में दो चीजें इंक्लूड करी गई थी। पहला था अडॉप्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी आप जो पुरानी पुरानी टेक्नोलॉजी अपने प्रोडक्शन में यूज कर रहे थे, अब उनको छोड़ के क्या करना है, न्यू टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करना है। मॉडर्नाइजेशन एम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू यूज ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर जो है पुरानी सीड्स की जगह नए सीड्स को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, अपने आउटपुट को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा फैक्ट्रीज अपने यहाँ पे न्यू मशीनरीज को इंट्रोड्यूस करके, न्यू मशीनरी का यूज करके अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकती है। फर्स्ट था मॉडर्नाइजेशन में अडॉप्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी। अनदर वन इज चेंज इन अ सोशल आउटलुक, ठीक है, चेंज इन अ सोशल आउटलुक। अच्छा, उस टाइम क्या था, ज्यादातर जो फैक्ट्रीज हो गए या फिर वर्किंग प्लेस पे ज्यादातर मेल थे। अब जरूरत थी कि फीमेल को भी ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो भी वर्किंग प्लेस पे आके काम करे और अपना टैलेंट दिखाए, जिससे कि एक सिविलाइज कंट्री, एक सिविलाइज इकोनॉमी जो है दुनिया के सामने आए। मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड चेंज इन अ सोशल आउटलुक सच एज जेंडर और प्रोवाइडेड equal right to the women. A society will be more civilized and empowered and prosperous if it make us the talent of a women in a workplace, ठीक है। अगर वुमेन्स के टैलेंट को वर्क प्लेस पे यूज करा जाए तो हमारी कंट्री क्या होगी, हमारी सोसाइटी जो है ज्यादा सिविलाइज्ड होगी, एम्पावर्ड होगी और एक प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी बन के आएगी। ये था मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट था सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट। सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि हम लोग, देखो इसको आत्मनिर्भर कहते हैं। आत्मनिर्भर कि जिन चीजों को हम लोग इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम लोग फॉरेन से क्यों इंपोर्ट करें, है ना। सेल्फ रिलायंस का मोटिव यही कहता है कि हम लोग दूसरों पे क्यों डिपेंड हो, हम लोग सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे क्या। सेल्फ रिलायंस इन अंडर इंडियन कंडीशन मींस ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंट। भाई हमें फॉरेन से जो भी एक्सटर्नल एड्स मिल रहे हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंस मिल रहे हैं, उससे उभरना है, हमें फॉरेन की हेल्प नहीं चाहिए। जो प्रोडक्ट हम लोग खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हम लोग इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके, अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज का यूज करके हम लोग इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। सो ये मोटिव था। दूसरा था कि भाई इसको लाने से क्या होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, ठीक है। इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी भाई, इसके लाने का मेन मोटिव था, पहला है कि भाई हमारे इंडिया में अगर इंपोर्ट को रोका जाए, है ना, जो इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे क्या होगा, पहली बात तो हम लोग फॉरेन कंट्री पे डिपेंड नहीं रहेंगे, फॉरेन डिपेंडेंसी जो है वो रिड्यूस होगी स्टूडेंट, है ना। यानी कि अगर हमारे इंडिया में
इंडिया में ही प्रोडक्शन हो रहा है, हम लोग फॉरेन से कुछ भी नहीं मंगा रहे, यानी हम लोग उनके कंट्रोल से पूरी तरह से क्या हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। ठीक है, फॉरेन कंट्री पे हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो रही है। दूसरा है कि जब इंडिया में फॉरेन डिपेंडेंसी जो है वो नहीं होगी, तो वो हमारी पॉलिसीज, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, उसमें भी इंटरफेयर नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, ये भी था। तो इसीलिए इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना जरूरी था और सेल्फ रिलायंस का मोटिव जो था वो भी अचीव करना था स्टूडेंट। नेक्स्ट है इक्विटी का कॉन्सेप्ट। इक्विटी का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि इक्वली होना चाहिए भाई, इक्वली राइट मिले हो। पुअर को जो मिल रहा है वो जो है, रिच को जो मिल रहा है वो पुअर को भी मिलना चाहिए, है ना। इनकम और वेल्थ में जो डिस्पैरिटीज है उसको कम करने की कोशिश करें। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है हमारी इकोनॉमी की कैसे मिलेगी, जब सब के सब लोगों को इकोनॉमी की बेनिफिट्स को मिला जाए, यानी रिच एज वेल एज पुअर पॉपुलेशन सबको इकोनॉमी का बेनिफिट मिलेगा, तभी तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में जाएगी बेटा। ठीक है, इक्विटी का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो बेसिक नीड है हर इंडियन की वो तो कम से कम पूरी हो, लाइक फूड, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी बेसिक नीड है और ये हर एक इंडियन की पूरी होनी चाहिए क्योंकि ये उनके बेसिक राइट्स में आते हैं। एज वेल एज जो इनइक्वालिटी है वेल्थ और इनकम की, उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश करी जाएगी इक्वालिटी में बेटा। ठीक है, और इसमें लोगों को क्या करा जाएगा, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया जाएगा, इसके अलावा सोशल जस्टिस को प्रमोट करने की कोशिश करी जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लोग एक एक सेक्टर को टारगेट करेंगे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड में किस तरह से चेंजेस हुआ था बेटा। तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में चेंजेस करने से पहले इंडियन एग्रीकल्चर की कंडीशन कैसी थी। इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी थी बहुत ज्यादा लो थी बेटा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, ना ही फर्टिलाइजर्स दिए थे, ना ही सीड्स में इन्वेस्टमेंट किया था, ना ही इरिगेशन फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट किया था। तो इससे कंटिन्यूसली हमारी कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ज्यादा लो हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एक फार्म में जितने लोग लगने चाहिए थे, मान लो 10 लोग लगने चाहिए थे, बट वहां पे उससे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, 20 लोग लगे हुए हैं, यानी जो अनरिक्वायर्ड पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा थी फार्म्स में, एग्रीकल्चर्स में। तो ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था बहुत ज्यादा था। अप्रोक्सीमेट 70% जो पॉपुलेशन थी उस टाइम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में लगी हुई थी स्टूडेंट। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी सही से नहीं थी, तो इंडियन एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे था, रेनफॉल पे था, बारिश पे डिपेंड था स्टूडेंट। अच्छा, बारिश अगर ज्यादा या कम होती थी तो उससे कहीं ना कहीं क्रॉप को क्या होता था स्टूडेंट, क्रॉप को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती थी, क्रॉप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर फ्लड आ जाता था क्रॉप नहीं होती थी, और अगर सूखा पड़ गया तो क्रॉप वैसे भी नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा सब्सटेंस फार्मिंग यानी दूसरी जो फार्मिंग थी, इसके ऑप्शंस भी नहीं रखे गए थे। सब्सटेंस फार्मिंग में ये कह सकते हैं कि लोग अपने लिए प्रोडक्शन कर रहे थे, मार्केट में सेल करने के लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे। अब जैसे मान लो कि भाई कोई एरिया ऐसा है जहां पे प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, तो वहां तक फूड ग्रेन कैसे पहुंचेंगे, है ना। सब्सटेंस फार्मिंग का भी था। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, बाबा दादा के जमाने की जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी वो यूज हो रही थी, है ना, बाबा आदम के जमाने की टेक्नोलॉजी। ओके, इसके अलावा जो लैंडलॉर्ड्स और जो टेनेंट थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होता था, यानी जमींदार्स और एक्चुअल कल्टीवेटर्स के बीच में हमेशा ही क्या होती थी, एक वॉर छिड़ी रहती थी, हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था। और इसकी वजह से कंटिन्यूसली जो थी एग्रीकल्चर स्टेगनेंट एग्रीकल्चर बन गई। अब एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो मेन चीजें करी। पहला है लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आई, सेकेंड वन इज ग्रीन रिवोल्यूशन, और इन दोनों की वजह से एग्रीकल्चर की ग्रोथ शुरू हो गई स्टूडेंट। फर्स्ट था लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में तीन मेजर चीजें करी गई थी। पहला था कि जो ऑनरशिप है लैंड होल्डिंग की वो चेंज हो। सेकंड था इंटरमीडिएटरीज को अबॉलिश करो। थर्ड वन इज लैंड सीलिंग का जो एक्ट है वो लेके आओ। सबसे पहले ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग को चेंज करो, यानी जो ऑनरशिप थी, भाई ऑनरशिप किसकी थी लैंड पे, लैंड पे जो ऑनरशिप थी वो गवर्नमेंट या फिर जमींदार्स की थी, गवर्नमेंट या जमींदार्स की थी। अब उनको एक्चुअल जो लोग हैं, एक्चुअल जो कल्टीवेटर्स है उनको दी जाए, यानी ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो लैंड है वो एक्चुअल कल्टीवेटर्स को दी जाए, कल्टीवेटर्स को दी जाए, तभी क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। जब कल्टीवेटर्स अपनी लैंड मान के प्रोडक्शन करेंगे
तब वो अपने ज्यादा एफर्ट्स देंगे और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, यानी जमींदार को हटाना। अब जमींदार को हटाने से क्या हुआ कि जो एक्चुअल जो ओनर थे, ठीक है, जो एक्चुअल जो कल्टीवेटर्स थे, जो ट्रेलर्स थे, और जो गवर्नमेंट है, उनका डायरेक्टली क्या हुआ, यहाँ पे कांटेक्ट होना शुरू हुआ। यानी गवर्नमेंट अब डायरेक्टली कांटेक्ट कर रही थी किसके साथ, जो टेनेंट थे, जो कल्टीवेटर्स थे, उनके साथ। इसके अलावा इससे क्या हुआ कि 2 लाख जो टेनेंट थे वो डायरेक्ट कंट्रोल में थे, कांटेक्ट कर रहे थे किससे, गवर्नमेंट के साथ। और जो इससे क्या हुआ कि अगर इंटरमीडिएटरीज को हटाएंगे तो पैसा किसके पास रहेगा, टेनेंट के पास ही रहेगा। पैसा सिर्फ और सिर्फ किसके पास रहेगा, कल्टीवेटर्स के पास रहेगा, फार्मर्स के पास रहेगा। वो पैसा जमींदार के पास नहीं जाएगा। मेहनत करेगा कल्टीवेटर, पैसा ले जाएगा जमींदार। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हुआ है स्टूडेंट। द ओनरशिप राइट ग्रांटेड टू टेनेंट गिव देम टू इनिशिएटिव टू इंक्रीज आउटपुट एंड दिस कंट्रीब्यूट द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर ओनरशिप राइट दिया गया तो इससे क्या होगा, पहला तो आउटपुट इंक्रीज होगा, क्योंकि उनको क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई अपना खुद का लैंड है, खुद ही क्या करो, आप प्रोडक्शन करो ताकि पैसा आपके पास ही रहे। ठीक है, और इससे एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो। ठीक है, अब ये जो इंटरमीडिएटरी वाला जो गोल है, खत्म करना है इंटरमीडिएटरीज को, जमींदार को हटाना है, ये पूरी तरह से सर्व नहीं हो पाया स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि ज्यादातर जो जमींदार थे, खूब पैसे वाले जमींदार थे, है ना, खूब चलती थी इनकी, तो इन्होंने क्या करा, बहुत बड़ी बड़ी जो लैंड्स है वो अपने पास अभी भी रख ली। अब वो कैसे रखी, क्योंकि उन्होंने इस लेजिस्लेशन में कुछ लूप होल्स निकाले, और इन लूप होल्स के बेसिस पे उन्होंने बड़े बड़े लैंड के जो हिस्से हैं वो अपने पास ही रखे। दूसरा था कि इन जमींदार्स ने क्या करा कि कल्टीवेटर्स खुद को क्या बोले कि एक्चुअल में कल्टीवेटर्स हम ही हैं। ये जो क्लेम कर रहे हैं दूसरे जो फार्मर्स थे, जो एक्चुअल जो कल्टीवेटर्स हैं, ये जो क्लेम कर रहे हैं, ये झूठ कर रहे हैं। देखो हमारे पास पेपर्स है ना, पहले के लोग तो पेपर्स रखते नहीं थे, तो उन्होंने अपने आप को ही सेल्फ कल्टीवेटर्स बोल दिया कि हम ही एक्चुअल इनके लैंड के फार्मर्स हैं और हम ही एग्रीकल्चर करते हैं, है ना। दूसरा था कि यहाँ पे बेटा गेटिंग द ओनरशिप, वही जब एक फार्मर को अपनी लैंड की ओनरशिप मिल भी रही थी, फिर भी वो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे, प्रोडक्टिविटी बढ़ा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसकी वजह से ये जो इंटरमीडिएट को अबॉलिश करना या लैंड रिफॉर्म का जो ये मोटिव था, कहीं ना कहीं क्या हुआ बेटा, जो इक्विटी का गोल है उसको फुलफिल नहीं कर पाया। नेक्स्ट था लैंड सीलिंग का एक्ट। लैंड सीलिंग का एक्ट क्या था कि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन कितनी मैक्सिमम लिमिट तक अपने पास लैंड रख सकता है। ठीक है, इसका मतलब है फिक्सिंग द स्पेसिफिक लिमिट ऑफ अ लैंड। ठीक है, जैसे मान लो सपोज दैट मैं हूं, तो एक स्पेसिफिक लिमिट जो है वो लैंड की मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी कि आप इतनी ही लैंड ले सकते हो। अगर मेरे पास उससे ज्यादा लैंड है तो गवर्नमेंट उस लैंड को ले लेगी, और जिनको जरूरत है, जिन लैंडलेस लेबर्स को या स्मॉल फार्मर्स को जरूरत है, उनको वो लैंड दे दी जाएगी, which could owned by the individual beyond the specific limit. All the lands belong to the particular person would be taken over a government and will be allocated to the landless laborers and a small farmers. ठीक है, अच्छा, ये जो इसका मेन पर्पस था कि लैंड कुछ ही लोगों के हाथ में ना रहे, सब लोगों को लैंड मिलती जाए और सब लोग क्या करें, एग्रीकल्चर की ग्रोथ करने में लग जाए बेटा। बट ये इसलिए करा गया था कि इक्विटी का मोटिव जो है वो हो, बट ये भी पूरी तरह से सर्व नहीं हुआ स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे इस लेजिग्नेशन का भी फायदा उठाया जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने इस लेजिग्नेशन को चैलेंज कर दिया कोर्ट में, और इसकी वजह से डिले हो गया, और इस डिले का फायदा उन्होंने उठाया कि ज्यादातर लैंड अपने अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड्स, अपने बच्चे, अपनी वाइफ्स, उनके नाम पे कर दिया। यानी ओनरशिप अभी भी उनकी थी, लैंड अभी भी उनकी थी, बस अपने रिश्तेदारों के नाम पे उन्होंने लैंड को रख लिया स्टूडेंट। ठीक है, तो then this delayed time was used by them to get the land registration in the name of the close relative, thereby the legislation. ठीक है, नेक्स्ट था बेटा लैंड सीलिंग। लैंड रिफॉर्म जो था वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, लैंड रिफॉर्म क्यों सक्सेसफुल, कहाँ सक्सेसफुल हुआ, कहाँ नहीं हुआ। सो दो ही ऐसे स्टेट्स है, केरला एंड वेस्ट बंगाल, वहीं की जो गवर्नमेंट है बेटा, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने कमिट कर दिया था कि हम लोग इस लैंड रिफॉर्म को पूरी तरह से सक्सेसफुल करेंगे, तो वहां पे लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हो गया। बाकी जो हमारे स्टेट्स हैं वहां पे अनफॉर्चुनेटली ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, वहां पे लैंड होल्डिंग का जो इनइक्वालिटी वो अभी भी देखी जा सकती है बेटा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दूसरे सबसे बड़े जो चेंजेस हुआ था एग्रीकल्चर में, दैट इज द ग्रीन रिवोल्यूशन।
जो सेकंड सबसे बड़ा जो चेंजेस था स्टूडेंट्स, दैट इज अ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ, जो खरीफ फसल है ना। अच्छा, ग्रीन रिवोल्यूशन को आपको बता देती हूँ, इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा रिवोल्यूशन इसको माना जाता है, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। एग्रीकल्चर में ग्रीन रिवोल्यूशन लाने का इंडिया में सबसे ज्यादा जो फादर्स हैं, वो किसको कहा जाता है फादर ऑफ अ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, दैट इज एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड कहा जाता है बेटा नॉर्मन बोरलॉग्स। अच्छा, इसमें क्या करा गया, 1966 में एक स्पेशल वैरायटी का जो सीड है वो यूज करा गया था स्टूडेंट, दैट इज HYV सीड्स। अच्छा, ये जो है प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, क्यों, क्योंकि भाई इसके पीछे सक्सेसफुल होने का रीजन था कि हाई यील्ड वैरायटी वाला सीड्स यूज करना है, और इस सीड्स को यूज करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इसके साथ साथ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज भी होगा, तभी जाके ये सक्सेसफुल होगा। अच्छा, इसको इंडियन एग्रीकल्चर की न्यू टेक्नोलॉजी या इंडियन एग्रीकल्चर की मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स भी कहा जाता है इसको। बहुत सारी जगह पे इसको वीट रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। इससे दो क्रॉप सबसे ज्यादा बेनिफिटेड हुई, वीट और राइस, है ना। तो बहुत सारी जगह इसको वीट रिवोल्यूशन भी कहते हैं स्टूडेंट। अच्छा, अब ये जो HYV सीड्स थे, इससे क्या फायदा था। HYV सीड्स जो भी फार्मर यूज करता तो उसका जो प्रोडक्शन था 6 टाइम्स बढ़ रहा था, 6 टाइम बढ़ रहा था। यानी अगर कोई फार्मर्स है, अपनी जो लैंड है ना, फिक्स लैंड है, उस पे 1 टन का प्रोडक्शन कर रहा था नॉर्मल सीड्स यूज करके, अगर उसने HYV सीड्स का यूज किया तो वो क्या कर रहा है, उससे 6 टाइम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। 10 टन का अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो 60 टन का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया उसने HYV सीड्स का यूज करके। ठीक है, अच्छा, अब नॉर्मल सीड्स की जगह क्या यूज करना है, HYV सीड्स का यूज करना है, बट इन सीड्स के यूज के लिए क्या होना चाहिए, पानी की फैसिलिटी पूरी होनी चाहिए, यानी इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये सीड्स पानी ज्यादा पिएंगे। ठीक है, अच्छा, इन सीड्स का यूज करके क्या हो रहा था, जो जो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, और इन सीड्स के यूज करने से क्या करना चाहिए था, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी ज्यादा यूज हो रहे हैं, 4 to 10 टाइम्स केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज्यादा जरूरत हो रही है। ठीक है, अच्छा, इनसे HYV सीड से जो हमारे जो फार्मर्स थे बेटा, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले। ठीक है, अब किन किन फार्मर्स को ज्यादा बेनिफिट मिले, जिनके पास इरिगेशन फैसिलिटी थी या जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के, उनको ज्यादा फैसिलिटी मिलती थी। ठीक है, अच्छा, ये जो था दो फेजेस में स्टार्ट हुआ। पहला था मिड 1960 टू मिड 1970, यानी मिड 1960 यानी 1966 से 1976। अच्छा, इसमें जो वीट ग्रोइंग रीजन्स तो थे, उसी को ही क्या दिया गया था स्टूडेंट, उन्हीं स्टेट्स को HYV सीड्स दिए गए थे, लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उन्हीं को ही क्या दिया गया था, उन्हीं को ही ये सीड्स दिए गए थे। अच्छा, जो वीट ग्रोइंग रीजन्स थे। सेकेंड फेज जो था वो 1966 से 76 था, सॉरी 1976 से 86 का रीजन था। इसमें बाकी के जो स्टेट्स थे उनको सीड्स दिए गए, और दूसरी वेराइटीज की जो क्रॉप्स थी वो भी बनाई गई थी इसमें। ठीक है, अब ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ा हमारी इंडियन इकोनॉमी से, हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो बफर स्टॉक है ना, जो हमारी क्रॉप्स का, जो वीट, राइस और अदर जो क्रॉप्स है, उनका जो बफर स्टॉक है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन पे। पहले फूड ग्रेन आता था अमेरिका से, बट ग्रीन रिवोल्यूशन से अब प्रोडक्टिविटी हम ही करने लग गए, यानी हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए। दूसरा है मार्केटेबल सरप्लस को हमने अटेंड करना शुरू कर दिया। मार्केटेबल सरप्लस यानी कोई भी फार्मर है, अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए उसने क्या रखा है, अपने पास क्रॉप रखी है, अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए उसने क्या रखा है, प्रोडक्शन किया। भाई उसने प्रोडक्शन किया, अपनी सेल्फ कंजप्शन के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उसने क्रॉप रख ली, बाकी की जो क्रॉप है मार्केट में सेल करेगा। जो ये बाकी की जो क्रॉप है मार्केट में जो सेल करने के लिए जा रहा है, उसी को हम लोग मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। मार्केटेबल सरप्लस रेफर्स टू पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर produce which is sold in a market by the farmer after meeting their own consumption requirement. इंडिया का फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा बढ़ा, और बफर स्टॉक भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा जो लो इनकम ग्रुप थे, जिनको पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी फूड ग्रेन को लेने के लिए, है ना, उसको अब बहुत ही सस्ती रेट पे क्या मिलने लग गया, फूड ग्रेन मिलने लग गया स्टूडेंट। ठीक है, अब ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ रिस्क भी जो थे इन्वॉल्व थे।
पहला है कि पेस्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा था, इसीलिए पेस्ट कंट्रोल की जरूरत थी, है ना, जो पेस्टिसाइड्स थे उनकी ज्यादा जरूरत होती थी। दूसरा, इसने क्या करा, इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ा दी। इनइक्वालिटी क्यों बढ़ा दी? क्योंकि जो भी HYV सीड्स यूज करता है उसके लिए उसके पास पानी अच्छा होना चाहिए था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, यानी पैसा होना चाहिए, तभी वो फर्टिलाइजर्स खरीद सकते हैं, पेस्टिसाइड्स खरीद सकते हैं। अब जो स्मॉल और जो छोटे फार्मर्स थे उनके पास तो भाई इतना पैसा ही नहीं था कि भाई वो इतने फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स है वो खरीद सके। तो उन्हीं को फायदा हुआ, जो ऑलरेडी रिच जो फार्मर्स थे उन्हीं को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। बट गवर्नमेंट ने ये इनइक्वालिटी ज्यादा बढ़ने नहीं दी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना शुरू कर दिया फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स में, जिससे स्मॉल फार्मर्स को भी क्या हुआ, फायदा होना शुरू हो गया स्टूडेंट। ओके, अब थोड़ा क्रिटिकल अप्रेजल कर लेते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को। तो ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हुआ, हमारे इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। इसके अलावा जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने से क्या हुआ, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं। लैंड रिफॉर्म्स का रिजल्ट ये निकला कि जमींदारी सिस्टम हट गया, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करें कि 1950 टू 1990 के ड्यूरेशन में जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ, इंप्रूव होने की जगह धीरे धीरे क्या हुआ स्टूडेंट, डिक्लाइन होना शुरू हुआ। वहीं 1990 तक 65% वर्कफोर्स अभी भी किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। अगर प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है तो लोगों को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ जाना चाहिए था, बट लोग अभी भी किस में थे, लोग एग्रीकल्चर में ही लगे थे। 1947 में 1947 में 70% जो वर्कफोर्स थी वो लगी हुई थी एग्रीकल्चर में, और 1990 तक भी 65% पॉपुलेशन लगी हुई थी, जो ये बताती थी कि एग्रीकल्चर का ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। अभी तक लोग किस में लगे हुए थे, अभी तक लोग सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में ही लगे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्टर था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टूडेंट। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुए थे ये देख लेते हैं। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहले, भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर को चेंजेस देखने से पहले कंडीशन देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन क्या थी। कैपिटल जो थी, प्राइवेट सेक्टर का इनिशिएटिव कह दो, या इंडिया में प्राइवेट सेक्टर कैपिटल इन्वेस्ट करने से डर रहा था, क्योंकि उसके पास पहले तो पैसा भी नहीं था। दूसरा था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे करें, उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। दूसरा था बट लैक ऑफ इनिशिएटिव ऑफ अ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर खुद इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं था और उसको डर था कि हम जो पैसा लगा रहे हैं कहीं ये डूब ना जाए। नेक्स्ट था कि ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट को कि भाई सोशल वेलफेयर को अचीव करना है, सेल्फ रिलायंस को अचीव करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट खुद सामने आई, यानी जो पब्लिक सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है वो खुद क्या हुआ, वो सामने आया, उसने लीडिंग रोल प्ले किया, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको अपने हैंड में लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आईपीआर आता है वो आता है स्टूडेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट आईपीआर आता है दैट इज अ 1956, बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीआर है। वैसे फर्स्ट आईपीआर आया था आपका 1948 में, बट सबसे इंपॉर्टेंट आईपीआर इज 1956। अब 1956 में आईपीआर जो आया था उसने 3 कैटेगरी में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया। ए कैटेगरी में जो इंडस्ट्रीज आई थी वो सारी की सारी किसके कंट्रोल में थी, स्टेट्स के, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। और ये जो इंडस्ट्रीज थी बिग इंडस्ट्रीज थी, जिसने इंडियन जो इकोनॉमी है उसको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दी। ऐसी 17 इंडस्ट्रीज थी, जैसे आर्म्स एंड एम्यूनाइजेशन थी, ऑटोमिक एनर्जी, हैवी कोर इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग इंडस्ट्रीज, ये सब इसमें इंक्लूडेड थी। सेकेंड शेड्यूल में ऐसी इंडस्ट्रीज को रखा गया जिसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे थे इंडस्ट्रीज में, है ना। तो 12 इंडस्ट्रीज ऐसी थी, 12 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो प्रोग्रेसिवली ओन इंडस्ट्रीज थी, यानी यहाँ पे इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का काम किसका था, गवर्नमेंट का था, बट मैनेज करने का काम किसका था, यहाँ पे मैनेज करने का काम प्राइवेट सेक्टर का था। ऐसी इंडस्ट्रीज लाइक एल्यूमिनियम, माइनिंग इंडस्ट्रीज, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज को रखा गया। और जो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज है वो किसके अंडर में रखी गई थी स्टूडेंट, वो सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर को दे दी कि आप बाकी इंडस्ट्रीज को संभालो, बट कंट्रोल अभी भी किसका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। अब वो कंट्रोल कैसे करती थी, वो लाइसेंस पॉलिसी से करती थी। लाइसेंस पॉलिसी किसके अंडर में आती थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंडर में आती थी स्टूडेंट। अब जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस है ये क्यों लिया जाता था, देखो गवर्नमेंट को जरूरत था कि भाई जो पब्लिक सेक्टर है अपनी मनमानी ना करे, मोनोपोली ना बढ़ाए, है ना। तो पूरी तरह से रेगुलेट करना, कंट्रोल करने का काम किसका था,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। सो लाइसेंस के लिए बेटा परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से। अच्छा, ये जो मैन्युफैक्चरिंग करना है किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को गुड्स का, तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। कौन से एक्ट में? जो अभी हमने पढ़ा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 में। अब इसमें कौन सी इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेना है? अगर कोई नई इंडस्ट्रीज ओपन हो रही है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर किसी को एक्सपेंशन करना है अपनी इंडस्ट्रीज को, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करना है तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा बेटा। बट अगर कोई गवर्नमेंट क्या कर रही थी, बैकवर्ड एरिया को प्रमोट करने के लिए, अगर अगर कोई इंडस्ट्रीज वहां पे ओपन करता था, बैकवर्ड एरिया में ओपन करता था, तो गवर्नमेंट उनको इजीली लाइसेंस देती थी, एज वेल एज उनको टैक्स बेनिफिट्स भी देती थी, लो टैरिफ देती थी इलेक्ट्रिसिटी पे, है ना। और यहाँ पे रीजनल इक्वालिटी को जो मोटिव था उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया। ठीक है। इसके अलावा बेटा किसी को अपने आउटपुट को एक्सपेंड करना है, प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना है, इसके लिए भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। गवर्नमेंट सोचती थी कि भाई एक्सपेंड करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट था कि अब जरूरत थी कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करें। सो 1995 में विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी बनी, जिसको हम लोग करवे कमेटी के नाम से जानते हैं। इस कमेटी ने बताया कि अगर रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करना है तो वहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ओपन किया जाए। अच्छा, रूरल एरियाज के डेवलपमेंट का मतलब क्या है मैम? कि ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे क्या हो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स हो, है ना। छोटी इंडस्ट्रीज होती थी जहाँ पे लेबर्स की ज्यादा जरूरत होती थी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकम जनरेट होगी, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इनसे उनका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अब किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे? पहले के टाइम में अगर कोई 5 लाख रुपीज लगाता था 1950 में, तो वो किस में आता था? वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाता था। बट अभी के टाइम में कोई 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करता है इंडस्ट्रीज में, तो वो आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। स्टूडेंट, इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से? इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था, बिग फर्म से प्रोटेक्शन जो करना था गवर्नमेंट को करना था, और प्रोडक्ट का रिजर्वेशन हो रहा था। अच्छा, रिजर्वेशन का मतलब क्या है? कि कुछ प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कर दिए कि उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही प्रोड्यूस कर सकती है, बिग फर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकती स्टूडेंट। तो इस तरह का रिजर्वेशन करा गया प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट था फॉरेन ट्रेड। एक नई जो सेक्टर है वो इंट्रोड्यूस, एक नया सेक्टर आ चुका है। हमने एग्रीकल्चर और बेटा हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। ट्रेड पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस किया गया? तो उस टाइम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी गवर्नमेंट ने, है ना। अब 1950 तक देखें तो इंडिया का जो ट्रेड था वो सिर्फ 1.78% ही था बेटा, जो कि बहुत ज्यादा कम था। अब जरूरी था कि भाई इंडिया ऐसी ट्रेड पॉलिसी को अडॉप्ट करे जिससे हमारा जो सेल्फ रिलायंस का जो मोटिव है वो अचीव हो और इंडिया में ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू करे। तो फर्स्ट 7 ईयर प्लान में इंडिया ने क्या करा? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी जो है वो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी स्टूडेंट। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का मतलब अगर हम देखें तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से। अगर इंडिया में हमारे पास सारे रिसोर्सेज है, तो जो चीजें हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं अगर उनको इंडिया में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इंडिया में ही प्रोड्यूस करते हैं ना, इंपोर्ट करने की कहाँ जरूरत है? यही था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्ट्रेटेजी बेटा। ठीक है। अच्छा, इसका बेसिक एम क्या था? पहला है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है इकोनॉमिक कंपटीशन से, फॉरेन कंपटीशन से। दूसरा है कि भाई इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व जो है वो भी बाहर नहीं जाएगा। दोनों ही वे में क्या होगा, हमें सफलता मिलेगी स्टूडेंट। ठीक है। तो इसको एप्लीकेबल करने के पीछे के दो मोटिव थे। पहला है कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज है वो सेव होगा। ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग पे नहीं करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज हमारा सेव होगा। दूसरा है कि भाई सेल्फ रिलायंस का मोटिव अचीव करना है। इंडिया में ही प्रोडक्शन होगा तो भाई इंडिया में ही क्या होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू होगा और हम लोग सेल्फ रिलायंस के मोटिव को अचीव करेंगे स्टूडेंट। ठीक है। अच्छा, अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का जो ये पॉलिसीज थी वो कैसे कैसे जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो हुआ था वो कैसे हुआ था? पहला था टैरिफ, दूसरा है कोटा। टैरिफ का मतलब है कि जो इंपोर्ट हो रही है चीजें, जो गुड्स इंपोर्ट हो रहा है उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दो। अगर टैक्स इंपोज करोगे, हैवी ड्यूटीज इंपोज करोगे, तो क्या हो जाएगा? इससे इससे वो गुड्स ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे लोगों को, और इनसे उनका जो इंपोर्ट करना है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो डिमोटिवेट होंगे, डिस्करेज होंगे इंपोर्ट करने से। दूसरा था
क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस यानी कोटा, यानी मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी कि आप इतनी ही लिमिट तक क्वांटिटी के गुड्स है वो मंगा सकते हो, है ना। यानी क्वांटिटी फिक्स कर दी, जैसे 50 क्वांटिटी तक ही आप मंगा सकते हो, 100 क्वांटिटी तक ही आप क्या मंगा सकते हो, गुड्स को मंगा सकते हो स्टूडेंट। तो इस तरह से डिस्करेज करने की कोशिश करी और इस तरह से इंपोर्ट को डिस्करेज करने की कोशिश करी और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज को स्टूडेंट। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के पीछे के दो रीजन थे कि भाई प्रोटेक्शन की पॉलिसी थी कि हमारी कंट्री जो थी अभी डेवलप हो रही थी, हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, तो हमें फॉरेन गुड्स से इनको प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि फॉरेन कंपटीशन इंडिया के गुड्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, इसीलिए हमारे इंडियन गुड्स जो है उसको compete नहीं कर पा रहा था, और इसीलिए प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा था कि भाई अगर इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो इंडिया से क्या होगा, भाई प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में ही रहेगा और लग्जरियस गुड्स के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज देना नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा क्रिटिकल अप्रेजल कर रहे थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज वेल एज फॉरेन एक्सचेंज को स्टूडेंट। ठीक है, जीडीपी पहले हम लोग पॉजिटिव चीजें देखेंगे, देन हम लोग नेगेटिव चीजें देखेंगे। जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट हुआ। 1950 में जहां 11.8 था वो बढ़कर 1991 तक हो गया था बेटा 24%। वहीं एनुअल ग्रोथ रेट जो थी वो 6% बढ़ी, जो कि बहुत ही सराहनीय है। नेक्स्ट है बेटा कि इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी अब सिर्फ कॉटन इंडस्ट्रीज या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तक ही रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, इंडिया में बहुत सारी नई नई इंडस्ट्रीज जो है वो ओपन हो गई, लाइक इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, वाइड रेंज में कंज्यूमर गुड्स हो गए, इंडिया में स्टेब्लिश होना शुरू हो गई, ऐसी इंडस्ट्रीज इंडिया में स्टेब्लिश होना शुरू हो गई। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोशन मिला, जिससे कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की ओपन हुई, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू हुआ और इससे इक्वेलिटी का जो हम लोग मोटिव लेके चले थे उसको अचीव करना इजी हुआ। इसके अलावा फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने में हम लोगों ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेके आए, और इससे ये भी कहा जाता है अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडिया में नहीं आता, कुछ इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडिया में कभी भी स्टेब्लिश नहीं हो पाते, ये इंडस्ट्रीज कभी भी इंडिया में डेवलप नहीं हो पाती। तो इसी के लिए इंडिया में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाए, पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात है कि हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसीज तो अपनाई, यानी इंपोर्ट तो रखा, बट हमने अपना एक्सपोर्ट सेक्टर को स्ट्रांग नहीं किया, हमने डेवलप ही नहीं किया कि हमें एक्सपोर्ट भी बढ़ाना चाहिए, इंपोर्ट रोक दिया, एक्सपोर्ट भी रोक दिया, है ना, एक्सपोर्ट को प्रमोट ही नहीं करा, पर हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए था। दूसरा है कंपटीशन की कमी की वजह से क्या हुआ, एक टाइम तक कंपटीशन रोक के रखना चाहिए था, बट एक टाइम के बाद में अगर गुड्स को क्वालिटी को इंप्रूव करना है, धीरे धीरे कंपटीशन खोल देते, इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्शंस है उनको क्या करना है, धीरे धीरे कम कर देते, जिससे फॉरेन गुड्स इंडिया में आता और धीरे धीरे भाई कंपटीशन की वजह से इंडियन जो प्रोड्यूसर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो उस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करते। बट यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट के तो मजे आ गए थे, क्योंकि इंडिया में जो है फॉरेन का गुड आ नहीं रहा था, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने इंडिया का पूरा मार्केट था, तो वो सिर्फ क्वांटिटी पे बिलीव करते थे, क्वालिटी पे बिलीव ही नहीं करते थे। इवन ये तक कहा गया कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी के जो वो अचीव करने में फेल हो गई थी बेटा, इतनी अच्छी क्वालिटी के गुड्स हम लोग बनाते ही नहीं थे, एकदम घटिया क्वालिटी के गुड्स बनाते थे उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा लाइसेंस पॉलिसी ने गवर्नमेंट को हेल्प करा, ताकि गवर्नमेंट क्या करे, कंट्रोल कर सके इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन को, प्रोडक्शन को क्या कर सके, यहाँ पे कंट्रोल कर सके। बट इसमें भी दो डिफिकल्टीज थी, पहला था मिस यूज कैसे, जो बड़ी बड़ी बिग फर्म्स थी उनको बहुत इजीली लाइसेंस मिल जाता था, क्योंकि इनकी जान पहचान बहुत होती है बड़ी बड़ी फर्म्स की, है ना, नेताओं से, उनसे, तो बड़ी बड़ी फर्म्स को इजीली लाइसेंस मिल रहा था, और ये जो न्यू फर्म्स है उनको ओपन होने से रोक रही थी, यानी अपने कंपटीशन को खत्म कर रही थी बेटा। दूसरा था लाइसेंस लेना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी लाइसेंस लेने में स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते थे लाइसेंस लेने में। नेक्स्ट था पब्लिक सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, है ना, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, बट ये भी था कि गवर्नमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर धीरे धीरे कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर को दे देती थी, तो उससे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर उसको इजीली उस चीजों को इम्प्रूव कर सकता था। जैसे सपोज दैट जो नॉन एसेंशियल एरियाज है ना, उसको प्राइवेट सेक्टर इजीली क्या कर सकता था, हैंडल कर सकता था, जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, होटल इंडस्ट्रीज है, जैसे मॉडर्न ब्रेड वगैरह, अगर ये सबरा का सारा
प्राइवेट सेक्टर को दे देते थे, तो वो अच्छे से इसको यहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर लॉस मेकिंग यूनिट्स में नहीं जाते स्टूडेंट, ठीक है। सो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, आज के सेशन में इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 का एरा देखा बेटा। सारा का सारा चैप्टर हमने इसी एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का वन शॉट, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए बाय टू यू ऑल।